मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मित्रों बहुत ही आवश्यक, समसामयिक तथा बहुत ही डिमांडेड। जी हाँ मित्रों, मैं बराबर 200 से ऊपर, 225 से ऊपर वीडियो लगभग दे रहा हूं। बराबर मित्रों से संवाद भी होता है, विश्लेषण में भी बातचीत होती है और आपके हमेशा कमेंट आते हैं। मुझे सुझाव मिलता है जिसके बारे में जहां आपका संशय होता है, भ्रम होता है, जिज्ञासा होती है, उसके समाधान का मैं नित्य प्रयास करता हूं। और इसी नाते पहले रोज एक वीडियो देता था, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन अंतराल करके मैं वीडियो दे रहा हूं ताकि प्रत्येक वीडियो को आप कायदे से देख सकें, बार बार देख सकें। मित्रों आज का टॉपिक है केपी ज्योतिष में उप नक्षत्र स्वामी की भूमिका और महत्व, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सब स्टार लॉर्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर तुरंत सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर पुश कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाए। वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखें, सभी मित्रों को शेयर जरूर करें और सभी दर्शक मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आते हैं मूल टॉपिक पर मित्रों। देखिए, केपी ज्योतिष में उप नक्षत्र स्वामी की भूमिका और महत्व। अब तक जो भी ज्योतिष है, वैदिक है, पराशरी है, परंपरागत है और जहां तक अधिकतम हमारे साथियों की पहुंच है, पकड़ है, अध्ययन है, शोध है, अभ्यास है, केपी के अलावा अब तक उप नक्षत्र स्वामी या सब स्टार लॉर्ड या सब स्टार लॉर्ड के बारे में चर्चा नहीं है, न उस पर कोई फलादेश था। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का प्रसंग है कि स्वर्गीय केश कृष्णमूर्ति जी ने अपने शोध, अध्ययन और अभ्यास द्वारा एक नए प्रसंग को, एक नए अध्याय को जोड़ा ज्योतिष में, जो बहुत ही कामयाब है, बहुत ही सटीक है, बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है और भविष्य कथन के लिए इससे उत्तम प्रणाली संभवतः कोई नहीं है। क्योंकि मेरा भी 83-84 से आज तक का, 1983-84 से 2018-19 चल रहा है, इतने दिनों का अध्ययन है। मैंने प्रत्येक ज्योतिष के अंग प्रत्यंग उपांग पे अध्ययन किया। कोई ज्योतिष मुझसे छूटी नहीं, अधूरी नहीं है। तंत्र, मंत्र, यंत्र, रत्न, साधना, सिद्धि, हर क्षेत्र में मैंने व्यापक अध्ययन किया है, लेकिन इससे बेहतर प्रणाली या पद्धति मुझे अब तक नहीं मिली है। आगे हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं, आप लोग भी आगे सतत प्रयत्नशील रहिए और मेरा विनम्र निवेदन और अनुरोध है कि ज्ञान का और विज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। नित्य नवीन शोध और खोज की आवश्यकता है और हम और आप सभी इस पर अग्रसर हों ताकि और भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज मित्रों उप नक्षत्र स्वामी पर हम आते हैं। इधर की कई वीडियो मैंने उप नक्षत्र स्वामी को कैसे तय किया जाता है और उप नक्षत्र स्वामी का विस्तार क्या है, उपपत्ति क्या है, इस पर हमने विस्तार से दिया है। लेकिन उप नक्षत्र स्वामी की भूमिका के बारे में अनेक मित्रों ने जिज्ञासा प्रकट किया कि उप नक्षत्र स्वामी का महत्व क्या है, कहाँ उसका प्रयोग होता है। जब राशि और नक्षत्र के माध्यम से, भाव और नक्षत्र के माध्यम से कार्जेश तय होता है, सिग्निफिकेटर तय होते हैं, तो उप नक्षत्र स्वामी की भूमिका कहाँ आती है। मित्रों
उसी नाते आज हमने एक अलग से टॉपिक दिया है कि उपनक्षत्र स्वामी की भूमिका और महत्व। आप सभी अवगत हैं कि केपी लग्न चार्ट, केपी कस्प चार्ट, केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स, केपी प्लेनेट्स सिग्निफिकेटर्स, केपी ग्रह स्पष्ट, इस पर बराबर चर्चा होती है। कस्प चार्ट जब हम कहते हैं तो मतलब भावारंभ कुंडली। अब तक हमने जो भी चार्ट दिए हैं, ग्रह स्पष्ट का दिया है, केपी कस्पल चार्ट का दिया है, केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स का दिया है और केपी प्लेनेट्स सिग्निफिकेटर्स। लेकिन केपी कस्प डिविजन्स का चार्ट हमने अब तक नहीं दिया था, ना इस पर अध्ययन हुआ था। तो मित्रों आते हैं एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म 12 फरवरी 1980 को 15 बजे मतलब 3 PM पर दिन में हुआ है। प्लेस ऑफ बर्थ गोरखपुर, यूपी, इंडिया। इस पे जो लग्न कुंडली बनेगी वो मिथुन लग्न की बनेगी, कस्प कुंडली भी मिथुन लग्न की बनेगी। संयोग से दोनों लग्न कुंडली कस्प कुंडली हमने यहाँ रखा है और जो सिस्टम में कुंडली आई है उसके आधार पर हमने इसको यहाँ उसके गणित पक्ष को रखा है। इसमें आप देख लीजिए कि यद्यपि 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर 2 तक, यद्यपि कस्प कुंडली में राशियों भी स्थान चेंज कर देती हैं, कभी कभी राशियां गायब हो जाती हैं, लेकिन संयोग से इसमें ऐसा नहीं है, सभी राशियां यथावत हैं, हर भाव में हैं, लेकिन ग्रहों ने अपना स्थान चेंज किया है। जैसे आप देख सकते हो बृहस्पति और राहु, यहाँ राहु और बृहस्पति तृतीय स्थान में, मंगल भी तृतीय स्थान में, लेकिन कस्प कुंडली में राहु और बृहस्पति देखिए द्वितीय स्थान में चले गए। शुक्र यहाँ 12वें स्थान पर, 10वें स्थान पर इसमें, और इसमें 9वें स्थान में चला गया है। इस तरह से बुध केतु जो है केतु देखिए 9वें स्थान पर था और यहां से 8वें में चला आया। इस प्रकार से ग्रहों ने अपना स्थान बदला है। ग्रहों ने अपना स्थान बदल दिया, लेकिन राशियों ने अपना स्थान नहीं बदला है। अब हम यहां आते हैं केपी कस्प डिविजन्स पर, तभी आगे हम बढ़ते हैं और उप नक्षत्र स्वामी की भूमिका और महत्व क्या है केपी ज्योतिष में। तो मित्रों आते हैं, देखिए अब तक जो भी ज्योतिष आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जैसे केपी लग्न चार्ट है, लग्न कुंडली है। अब हमारा लग्न तो निकाला जाता है परंपरागत ज्योतिष में, पहले भी ज्योतिष में, वैदिक एवं पराशरी ज्योतिष में तो भाव चलित कुंडली बनाने का विधान था, लेकिन उसका थोड़ा तरीका अलग था। वो भाव मध्य हम लेते थे, इसमें भावारंभ लेते थे। तो केपी कस्प कुंडली हमने अलग दिया है और केपी कस्प डिविजन्स माने भावारंभ कुंडली। आप जानते हो कि लग्न कुंडली जब बनती है तो जैसे इसमें देखिए लग्न मिथुन है। अब मिथुन 24 अंश 26 कला 49 विकला पर है, तो यहाँ इसमें भी 24 अंश 26 कला 49 विकला रहेगी, इसमें भी 24 अंश 26 कला 49 विकला। लग्न कुंडली में यही होता है कि 12वें भाव को बराबर मान लिया जाता है, अर्थात द्वितीय भाव में कर्क को भी 24 अंश 26 कला 49 विकला पर, सिंह को भी 24 अंश 26 कला 49, इस तरह से 12 भावों को बराबर अंशों और कला और विकला पर मान करके फिक्स कर दिया जाता है लग्न। लेकिन हमारी कस्प कुंडली जो है ये अलग अलग भावारंभ होती है। जैसे आप देखेंगे ये भाव है, ये कस्प का अंश है, ये राशि है, ये नक्षत्र है, उप नक्षत्र उप नक्षत्र तक हम आए। अब प्रथम भाव में मिथुन राशि है, 24 अंश 26 कला 49 विकला, इसमें भी है उसमें भी है। लेकिन द्वितीय भाव में देखिए कर्क राशि आई है, ये 24 अंश पर नहीं है, 17 अंश पर है। द्वितीय भाव में कर्क राशि 17 अंश 38 कला 52 विकला, तृतीय में सिंह राशि 13 अंश 49 कला 28 विकला, चतुर्थ में कन्या राशि 14 अंश 41 कला 49 विकला, पंचम में तुला राशि 19 अंश 10 कला 40 विकला, छठे में वृश्चिक राशि 23 अंश 17 कला 56 विकला, सातवें में धन राशि 24 अंश 26 कला 49 विकला। इस तरह से
फिर 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वें में इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। मतलब 12 भाव इसमें जो है अलग अलग अंश कलाओं पर हैं, इसी नाते इसका महत्व बढ़ जाता है। और उसी आधार पर यहाँ जिस डिग्री पर ग्रह है लग्न कुंडली में, यहाँ भी स्थान बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ भावों में राशियों का स्थान चेंज हो जाता है। इसका सीधा मतलब है। अब मित्रों यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए लग्न है, लग्न मिथुन राशि के 24 अंश 26 कला 49 विकला पर है। अब यहाँ हम केपी डिवीजन है और केपी कस्पर सिग्निफिकेटर्स की बात बार बार करते हैं। अर्थात हमारे भाग्य में कोई चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, ये कस्पर सिग्निफिकेटर्स तय होता है। अर्थात सब स्टार लॉर्ड ये निर्णय करता है, हर भाव का सब स्टार लॉर्ड ये निर्णय करता है कि हमारे भाग्य में प्रारब्ध में वो चीज लेके हम आए हैं कि नहीं आए। जैसे यहाँ द्वादश भाव है, इसमें देखिए हर भाव किसी न किसी राशि में है, किसी न किसी नक्षत्र में है, और उप नक्षत्र जो है जिसका है उसी के अनुसार हमें हर भाव का फल मिलता है। लग्न का फल उप नक्षत्र स्वामी बुध है, अब बुध जिन जिन भावों का कार्य होगा उससे लग्न का फल मिलेगा। द्वितीय में कर्क राशि भले है, लेकिन उप नक्षत्र स्वामी द्वितीय का बुध है, तृतीय का शुक्र है, चतुर्थ का बृहस्पति है, पंचम का चंद्रमा है, छठे का चंद्रमा है, 7वें का बुध है, 8वें का शनिचर, 9वें का बुध, 10वें का राहु, 11वें का राहु, 12वें का सूर्य। अर्थात यही 12 उप नक्षत्र स्वामी लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक ये हमारे प्रत्येक भाव से संबंधित फलों को निर्धारित करते हैं। तो उप नक्षत्र स्वामी का महत्व इस प्रकार से है कि हमारे भाग्य में वो चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, ये आप सभी जानते हो कि ज्योतिष दैव विज्ञान है। इसमें कोई भी घटना जो होती है जीवन में, अच्छी हो या बुरी हो, वो पूर्व नियोजित है, और इसका निर्णय हम कर सकते हैं कि उस भाव का सब लॉर्ड या उप नक्षत्र स्वामी जो है क्या फल दे रहा है। उदाहरण के लिए हमने दिया है, मान लीजिए लग्न को 12 भाव तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि छोटा चार्ट है और इतनी लंबी गणित लिखने में बहुत पर्याप्त समय और जगह चाहिए। तो हमने एक एक उदाहरण दिया। जैसे लग्न का सब लॉर्ड बुध है, आप देख लीजिए लग्न का सब लॉर्ड माने उप नक्षत्र स्वामी बुध है। इसी तरह से हर भाव का सब लॉर्ड आपके सामने है, और कस्पर सिग्निफिकेटर्स से आप तय कर लोगे किन किन भावों का कार्य है। बुध में देखिए 9 1 4, बुध देखिए 9वें भाव में है, और एक भाव में उसकी स्वयं की राशि मिथुन है, चतुर्थ भाव में कन्या, चतुर्थ भाव में, और बुध जो है राहु के नक्षत्र में। अब राहु देख लो कहां बैठा है, द्वितीय में बैठा है। ये देखिए द्वितीय, और द्वितीय में कर्क राशि है, तो इस तरह से द्वितीय और तृतीय का यहाँ तृतीय में बैठा, वहां द्वितीय में था, 2 और 3 राहु के नाते आया। राहु में और भी व्यापक प्रभाव होते हैं, जिसकी दृष्टि हो, जिसकी युति हो, जिसके नक्षत्र में हो, जिसकी राशि हो, ये सब हमने बार बार चर्चा किया है। अब उदाहरण के लिए लग्न में से हमको क्या देखा जाता है, हमारे भाग्य में लग्न के माध्यम से क्या मिलने वाला है। देखिए लग्न हम स्वयं में, हमारी काबिलियत, हमारा शरीर, हमारी मस्तिष्क है, और यह मन पद प्रतिष्ठा सबसे हमारा जुड़ा हुआ। लग्न के बिना सब कुछ अधूरा है, लग्न ही कुंजी है। लेकिन मित्रों लग्न से मेनली ये देखा जाता है कि हमारा लगाव या आकर्षण कहां से रहेगा। जैसे लग्न का सब लॉर्ड बुध है, तो 9वें भाव का कार्य है, अर्थात 9वां भाव भाग्य भाव, पिता का भाव, ईश्वर का भाव, न्याय का भाव, धर्म का भाव, कानून का भाव, कोर्ट का भाव, कचहरी का भाव, मंदिर का भाव, धर्मालय का भाव, बड़ी यात्रा का भाव, बड़ी पुस्तकों के शोध का भाव, प्रकाशन का भाव। इस तरह से पीएचडी जैसी डिग्री 9वें भाव से होती है, अर्थात जातक का आकर्षण 9वें भाव से होगा। जिन जिन भावों से 9वें भाव से जो भाव देखे जाते हैं उसके ऊपर जातक का आकर्षण। लग्न है मैंने स्वयं, लग्न का सब लॉर्ड बुध ये दिखाता है कि हमारी स्वयं के प्रति ज्यादा लगाव रहेगा, सेल्फ सेंटर्ड हम रहेंगे ज्यादा। चतुर्थ स्थान दिखाता है भूम भूम वाहन सुख शिक्षा। इस तरह से द्वितीय भाव धन का है, कुटुंब का है,
तृतीय भाव जो है भाई का, छोटे भाई बहन का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का, और समाचार पत्रों का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, छोटी यात्राओं का, कोई एजेंसी लेना हो, इसके लिए तमाम विस्तार से उसका आप अध्ययन किएंगे और बार बार हमने भी इस तरह से लग्न के सब लाभ में, मैंने हमारे लग्न के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे भाग्य में क्या क्या लिखा है, हमारी आयु कैसी है। देखिए लग्न का सब लाड़ नौम का कार्जेश है, इसका मतलब आय हमारी अच्छी होगी, दीर्घायु होनी चाहिए। इस तरह से 1 5 9 11 1 9 है, और भी चीजें देखी जाती है। इस तरह से दीर्घायु, मध्याय और पायु खंड निश्चित किया जाता है। तो कस्पल मतलब उप नक्षत्र स्वामी का महत्व यह है कि सभी जो कस्पल सिग्निफिकेटर्स हैं उप नक्षत्र स्वामी के माध्यम से तय होते हैं, न राशि के माध्यम से न नक्षत्र के माध्यम से तय। उप नक्षत्र स्वामी जिन जिन भावों का सिग्निफिकेटर है उन भावों का फल उस भाव से संबंधित जो कार्य है उसमें मिलता है। अब दूसरा चीज आता है उप नक्षत्र स्वामी प्लैनेट्स ऑफ सिग्निफिकेटर, ग्रहों में भी उप नक्षत्र स्वामी होता है। अब जैसे हमने सूर्य को ले लिया, 9 ग्रह का अलग अलग होना चाहिए, समय नहीं था। केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर्स में सूर्य को हमने लिया तो सूर्य 8वें भाव में बैठा हुआ है। हेलो, देखिए सूर्य यहां 8वें भाव में है, चंद्रमा केतु यहां, सूर्य 8वें भाव है। जी सूर्य देखिए 8 में 3 का, सूर्य की तृतीय स्थान में देखिए सिंह राशि मंगल के नक्षत्र में 3 6 11 है, अर्थात सूर्य में स्वयं के नाते और नक्षत्रेश के माध्यम से 8 3 3 6 11 भाव पड़ा है। अर्थात अगर सूर्य की दशा चलेगी तो इन भावों का फल मिलेगा, 8 का 3 का 3 6 11, इन चीजों से जो चीजें देखी जाती है। लेकिन यहां भी हम उप नक्षत्र स्वामी शनि है, उप नक्षत्र स्वामी को लेते हैं और बार बार कहते हैं कि जो भाव उप नक्षत्र स्वामी में कॉमन होगा उसका विशेष फल उसकी महादशा में मिलेगा। अर्थात सूर्य में देखिए 3 है और उप नक्षत्र स्वामी शनिश्चर में 3 है और इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। इस प्रकार से 3 और 8 का फल मिलेगा। तृतीय भाव से जो चीजें देखी जाती हैं, 8वां भाव कष्ट का, अपमान का, असफलता का होता ही है और तमाम चीजें होती है, जैसे विरासत का धन होता है, वजीफे का धन होता है, या LIC का धन होता है, ग्रेच्युटी का धन होता है, बीमा का फंड का होता है, तो एक्सीडेंटल धन जो मिलता है, इस तरह से तमाम जो डोनेशन वगैरह आता है। अधिक दुख होता है, कम सुख मिलता है, ये कहने का मतलब है। तो 8वां स्थान दुर्घटना का भी द्योतक होता है, दर्शक होता है। ये सारे फल सूर्य की दशा में मिलेंगे, हम निर्णय करते हैं। लेकिन ये फल सूर्य की अपनी अंतर्दशा और प्रत्यंतर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको उसका उप नक्षत्र स्वामी तय करता है। समझ रहे हैं ना? तो सूर्य का उप नक्षत्र, प्लैनेट्स के भी उप नक्षत्र स्वामी होते हैं और भावों के भी उप नक्षत्र स्वामी, अर्थात भाव जिससे हम भाग्य भविष्य देखते हैं और ग्रह जिनकी दशा में हमको फल मिलता, वो भाव और ग्रह जो फल देते हैं और जो फल हमें मिलना है, ये दोनों पर उप नक्षत्र स्वामी का प्रभाव होता है। 12वें भाव में केवल उप नक्षत्र स्वामी से हम देखते हैं कि जिन भावों का कार्य है उन भावों का फल मिलेगा। मान लीजिए द्वितीय स्थान का सबलाड कोई है तो धन है कि नहीं है उससे देख लेंगे। पंचम का सबलाड जो है उससे देख लेंगे, अगर 2 5 11 कार्य है तो संतान प्राप्ति होगी। सप्तम का है तो देख लेंगे कि विवाह सुख है कि नहीं है। 10म का है तो यह देख लेंगे राज्य पक्ष से हमको सुख है कि नहीं है, व्यवसाय करेंगे नौकरी करेंगे, सारी चीजें इस तरह से हर भाव से। चतुर्थ से हम देख लेंगे भूम वाहन शिक्षा का योग है कि नहीं है, तो ये चतुर्थ के सबलाड से देखा जाएगा। जब हमको देखना होगा किसी भाव का फल तो हमको ये देखना पड़ेगा कि लग्न का बृहस्पति से, द्वितीय का बुध से, तृतीय का शुक्र से, चतुर्थ का चंद्रमा जिन भाव का जेस होगा उससे सिद्ध हो जाएगा
कि ये 4-9-11 का कार्य है कि नहीं है। अगर नहीं है तो शिक्षा का योग न्यून है, अगर 4-9-11 का कार्य है तो शिक्षा अच्छी है। चतुर्थ भाव चंद्रमा के सिग्निफिकेटर से देखा है। इस प्रकार से 12वें भाव को हम उपनिषद स्वामी के माध्यम से देखते हैं, और यह हमने केपी कस्प डिवीजन इस नाते रख दिया कि मित्रों को ये भ्रम रहता है कि क्यों आप लग्न कुंडली बनाते हो, कस्प बनाते हो, कस्प को ज्यादा महत्व। लग्न कुंडली में मित्रों केवल लग्न जिस अंश पर होती है उसी तरीके से 12 भाव रख दिए जाते हैं, इस नाते इसमें स्थूलता ज्यादा है। और कस्प में अलग अलग भाव आरंभ सबका होता है, इस नाते उसका जो है विच्छेदन ज्यादा हुआ है, उसकी उत्पत्ति ज्यादा, उसका विस्तार ज्यादा, उसमें सूक्ष्मता ज्यादा है, और फल कस्प कुंडली से ही कहना चाहिए मिलता है, और जो कि सर्वथा नवीन है। और इसके पहले कृष्णमूर्ति जी के पहले इस पर वैदिक ज्योतिष पराशरी में तो चर्चा हुई है, बाद में तो एकदम स्थूल कर दिया गया। बस हम आ गए कौन सा योग बन रहा है, कौन सा योग बन रहा है, कहाँ पर नीच है, कहाँ ऊंच है, कहाँ केंद्र है, कहाँ त्रिकोण है, कहाँ ज्योति है, ये चीजों पर आ गया। अस्त है कि नहीं है, ये चीजें फलादेश में मिलती नहीं है, घटित नहीं होती हैं। अब लाख कोई समझाने का प्रयास करे, आप समझिए आपका विषय है, लेकिन मेरा यही कहना है कि वहां से आगे हट करके केपी ज्योतिष की तरफ आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपको सही और सुगम और सटीक फलादेश प्राप्त होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि हर बिंदु को हमने बड़ी क्लियरिटी के साथ समझाने का प्रयोग किया है, प्रयास किया है। आपको निश्चित समझ में आ गया होगा। पुनः आपके जिज्ञासाओं पर, कमेंट्स पर, रिएक्शंस और प्रतिक्रियाओं पर हम ध्यान देते रहते हैं। जहां आवश्यक होता है वीडियो बराबर दे रहे हैं, आगे पुनः देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। नोटिंग है, नोट कर सकते।